तो सभी का स्वागत है एक और नए पेपर सॉल्यूशन के अंदर। अपन बात करने वाले हैं आज BLI 05 जून 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ लेटेस्ट उसके बारे में। एक अपन ने पहले सॉल्यूशन किया था जून 2024 वाले पेपर का, BLI 05 का। उसकी मैं लिंक डाल दूंगा लास्ट के अंदर एंड स्क्रीन पे, और आप उसका सॉल्यूशन भी जाके देख सकते हो। जिन जिन का BLI 05 का एग्ज़ाम है कल, वो जाके अपना ये दो पेपर देख सकते हैं, उनके हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा। बात करें कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, तो वो क्या है कि टाइम कम है और मेरे पास सिर्फ पेपर सॉल्यूशन करवाने का ही अभी टाइम है। ये एक पेपर सॉल्यूशन करवा देता हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे एक PDF डाल दूंगा पूरा सार की, ये इतने साल के पेपर हैं, और टीम को बोल के एनालाइज करवा के डाल दूंगा। उसका सॉल्यूशन करवा पाना अभी थोड़ा टाइम कम है, तो शायद नहीं हो पाएगा। बाकी आपको एक PDF ज़रूर मिल जाएगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लिखे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं ऑलमोस्ट। अभी जो कल BLI 02 का एग्ज़ाम हुआ है, जो मैंने आपको वीडियोस करवाई थी, 3 वीडियोस। एक वीडियो तो लास्ट वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट थे। एक या दो क्वेश्चन जो B सेक्शन और C सेक्शन के नहीं थे, वो पीछे जो सॉल्यूशन अपन ने किया था जून 2024 वाला सॉल्यूशन किया था, उसके अंदर से वो क्वेश्चन आए थे। तो आपने अगर वो 2-3 वीडियो देखी हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे। उसमें से मैच करवाना है अगर किसी को, तो वही मैच भी एक एक क्वेश्चन में करवा सकता हूँ। फिर इसके सॉल्यूशन के ऊपर आगे चलते हैं अपन। 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 40% आपको चाहिए होते हैं पेपर पास करने के लिए। 40% इन थ्योरी और 40% असाइनमेंट में अलग अलग। तो 70 का 40% होता है 28 नंबर। तो 28 नंबर से आप इसमें पास होते हो। 3 घंटे इसका टाइम रहता है। 3 सेक्शन आते हैं इसमें। अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ ड्यूरीज थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। भाई ड्यूरे ने क्या कहा था। ड्यूरी है ना एक, ये बहुत ही राइट बंदा है। ऐसे याद रखना आपको कि ड्यूरी है ना, ड्यूरी वो बहुत ही राइट बंदा है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। ड्यूरी की थ्योरी है, उसके अंदर उसने क्या बोला। हाँ, उसने बोला कि टू प्रोवाइड द राइट बुक टू राइट रीडर एट द राइट टाइम। भाई इसीलिए मैंने बोला कि ड्यूरी क्या है, एक राइट बंदा है, कि राइट बुक देनी है, राइट रीडर को देनी है, और राइट टाइम पे देनी है। ये 3 इसने बातें कही कि भाई सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक प्रदान करना। ये चीज़ याद रखना और ये लाइन लिख के आना वहाँ पे। इट एम्फेसाइज ऑन मैचिंग द कलेक्शन टू स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूज़र प्रॉम्प्टली। जो यूज़र की जो नीड है उसके अनुसार उसे बुक देना। ठीक है, जो पाठक को चाहिए वही बुक उसको सही टाइम पे दे देना। यही है ड्यूरी की जो सिद्धांत है, वो यही है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलें तो अपन, दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट। भाई लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ही आपका एग्ज़ाम है, तो डिफाइन मैनेजमेंट ये क्वेश्चन तो आएगा ही। ये देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एग्ज़ाम आपका। मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट होता है एक कला होती है जिससे लोगों को मैनेज किया जाता है। गेटिंग थिंग्स, देखो मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब ये एक ऐसी ना प्रक्रिया है कि लोगों के माध्यम से किसी कार्य को करवाने की एक कला है। ठीक है, लोगों के माध्यम से किसी उनके साथ के कार्य कराने की कला है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो ये वाली जो लाइन है वो लिख के आना। और पिछले पेपर में मैंने बताया भी था आपको कि इस लाइन के बारे में किसने बोला था। तो जिसने पिछला पेपर अगर सॉल्यूशन देखा है, तो पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, जाके देख भी सकते हो, यहाँ पे I बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लेना, और उसमें से जाके मेरे को आंसर देख के बताना कि इसका नाम क्या है, जो जिसने ये बात बोली थी। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो बेस्ड बजटिंग। भाई ये क्वेश्चन भी पिछले ईयर में पूछा हुआ था, जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया था उसमें। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, जिसमें कोई आधार नहीं होता, कि पिछले साल का अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, अपन जो बजट बनाते हैं वो नए सिरे से बनाते हैं, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, ये देखो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, कि जीरो बेस्ड बजटिंग इज़ अ मेथड वेयर द बजट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो फॉर ईच न्यू पीरियड। एवरी एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच रादर देन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर बजट। भाई पिछले साल के बजट को कोई ध्यान में नहीं रखा जाता। सारे आंकड़े, सारे सब कुछ चीज़ें कि कैसे कितने रुपए खर्च करने हैं, कितनी अपनी इनकम होगी, वो सब कुछ एक नए ना स्क्रैच से, स्टार्टिंग से बनाया जाता है, शून्य से शुरू किया जाता है उसको।
तो इसीलिए इसको शून्य आधारित बजटिंग बोलते हैं। इसमें कोई आधार नहीं होता, शून्य होता है इसमें आधार। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ एनुअल रिपोर्ट? भाई ये क्वेश्चन भी अपन ने किया था। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो क्या है? तो एनुअल रिपोर्ट होती है कि आपने जो जो पूरे साल में काम किया उसका एक लेखा जोखा होता है। A comprehension document describing libraries' activities, achievement, statistics, and financial status over a preceding year, सबमिटेड टू दी हाईएस्ट अथॉरिटी। भाई जो ऊपर की अथॉरिटी है उसको सबमिट करने वाली एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें लाइब्रेरी का क्या उसने काम किया, कितनी उसने बुक ली, एक साल के कोई पीरियड के अंदर उसने क्या क्या काम किया, क्या उसने बुक ली, कितने पैसे उसने कहाँ खर्च किए, सारी रिपोर्ट होती है एक पर्टिकुलर कि इतने पैसे आए थे हमारे पास, हमने इतने पैसे इसमें खर्च किए, फिर इतनी इतनी बुक ली थी, ये वाला काम किया था। तो ये पूरी की पूरी एक आंकड़ा होता है जो दिया जाता है हायर अथॉरिटीज़ को। ठीक है, जो ऊपर अधिकारी है ना उनको दिया जाता है ये हिंदी में लिखा है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मीनिंग दोनों बातों का एक ही निकलता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि है अपना 5। नेम एनी टू थ्योरीज ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग। भाई कोई भी ना जो पुस्तकालय भवन योजना के कई है ना दो सिद्धांत के नाम बताइए। भाई जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनाता है उस समय क्या दो प्रिंसिपल रखने चाहिए, है ना? किन दो प्रिंसिपल को ध्यान में रख के लाइब्रेरी की बिल्डिंग डिज़ाइन या प्लानिंग करनी चाहिए उसकी? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन का सिद्धांत। भाई पहला तो ये है जो क्या बोलता है, लाइब्रेरी बिल्डिंग शुड बी अलाउ फॉर फ्यूचर चेंज इन लेआउट। भाई ऐसी लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाओ कि आगे बदलाव, भविष्य में है ना बदलाव कर सकें, उसमें कोई उसके लेआउट में चेंज कर सकें। लेआउट का क्या मतलब होता है कि अभी रीडिंग रूम इधर है, अपन को रीडिंग रूम शिफ्ट करना है या पीरियोडिकल सेक्शन शिफ्ट करना है, कोई लाइब्रेरी के अंदर नया सेक्शन भी जोड़ना है, तो उसमें वैसे चेंजेस किए जा सकें। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। भाई प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ क्या बोलता है कि भविष्य में विकास होगा ना उसके आधार पे बनाओ। डिज़ाइन मस्ट बी अकोमोडेट एक्सपेंसेस ऑफ द कलेक्शन एंड यूज़र। भाई एक्सपेंशन होता है ना, जो बढ़ाव होगा, अगर जैसे लाइब्रेरी का कलेक्शन अभी 4,000 किताबों का है, पता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये जो किताबें हैं वो 10,000 भी होंगी, तो उसके हिसाब से वैसा इसे स्पेस रखा जाए। और अभी जो पढ़ने वाले जो रीडर हैं वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं या फिर 200 300 भी हैं, तो वो आगे जाके बढ़ेंगे फ्यूचर में। तो ये दो प्रिंसिपल क्या रखने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोलता है अपने को मेंशन टू रीज़न ऑफ फॉर बिल्डिंग ऑफ बुक्स बाइंडिंग ऑफ बुक्स, सॉरी मेंशन टू रीज़न फॉर बाइंडिंग ऑफ बुक्स। भाई बुक की जो बाइंडिंग होती है ना उसको करने के कई दो कारण बताओ। भाई बुक की बाइंडिंग क्यों करते हैं अपन? उसे बचा के रखा जा सके। बुक्स की बाइंडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? तो दो रीज़न बताओ बुक की बाइंडिंग करने के लिए, कौन से दो रीज़न होने चाहिए? पहले तो है ड्यूरेबिलिटी। भाई उसका है ना टिकाऊपन कैसा है, कि बुकों को ऐसी बाइंडिंग की जाए कि वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएँ। तो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वियर एंड टीयर एंड एक्सटेंड इट्स लाइफ, कि बुक की जीवन जो उसकी लाइफ है वो बढ़ जाए और उसकी वियर एंड टीयर है, गिरने से, इधर उधर लेने से, बच्चों के बार बार इशू रिटर्न करने पे वो ख़राब नहीं हो, या फिर उसकी लाइफ बढ़े, ज़्यादा लोग पढ़ सकें। तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना पहली बात। तो दूसरी होगी प्रिजर्वेशन करना, भाई संरक्षण करना उसका। टू कीप द लूज पेजेस टुगेदर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ कंटेंट। भाई जो ढीले पेज हैं या जो निकलने वाले हैं उनको ग्लू से वापस चिपकाना, कहीं से कटी फटी है तो उसको वापस चिपकाना, ऐसे काम करना कि वो प्रिजर्व हो सके और उसका जो मटेरियल है वो लंबे समय तक चल सके, उसका जो कंटेंट है वो लॉस नहीं हो। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दो रीज़न है, आपको 10 भी पूछे तो आप दे सकते हो। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंशन एनी टू मेजर वर्क्स ऑफ टेक्निकल सेक्शन। भाई टेक्निकल सेक्शन के दो मेजर वर्क बताओ। अब टेक्निकल सेक्शन आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि टेक्निकल सेक्शन में क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग दोनों आते हैं। तो दो मेजर फंक्शन वही हो गए, एक क्लासिफिकेशन एक कैटलॉगिंग। भाई एक सूचीकरण एक वर्गीकरण। ये देख लो, मेंशन एनी टू टेक्निकल, जो तकनीकी विभाग है ना उसके दो कार्य प्रमुख, तो क्लासिफिकेशन एक कैटलॉगिंग। भाई ये वर्गीकरण हो गया, एक सूचीकरण हो गया। देखो क्लासिफिकेशन में कॉल नंबर दिए जाते हैं बुक को बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पे क्लास नंबर कॉल नंबर दिए जाते हैं किसको, बुक को। और कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर इक्वल्स टू CBC, मैंने आपको बताया था CBC। क्लास नंबर कॉल नंबर इक्वल्स टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर।
कॉल नंबर इक्वल्स टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, इसको याद रखना आप। फिर कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग में एक बिब्लियोग्राफिक जो रिकॉर्ड होता है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड किसे बोलते हैं कि बुक की जितनी भी डिटेल होती है ना, कि बुक का ऑथर कौन है, टाइटल कौन है, सब टाइटल क्या है बुक का, कौन से साल में बुक पब्लिश हुई, कौन उसका पब्लिशर है, ये सारी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड या बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती हैं। तो उनको यूज़ करके एक लिस्ट बनाना, उसे बोलते हैं अपन कैटलॉगिंग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, दो मेजर फंक्शन हो गए। अब अपन चलते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के ऊपर ये रहा सेक्शन बी। इसमें आपको कोई 4 प्रश्न करने हैं 8 में से। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग इन लाइब्रेरीज। भाई स्टाफिंग और डायरेक्टिंग से आप क्या समझते हो भाई? एक तो है नियुक्तिकरण और एक है निर्देशन। नियुक्तिकरण क्या होता है, निर्देशन क्या होता है? तो वैसे तो आप दोनों ही जानते हो, बेसिक टर्म अगर आपसे नॉर्मल भी पूछे तो आप लिख के आ जाओगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो स्टाफिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, हाँ, इन्वॉल्व्स रिक्रिएशन, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द राइट पर्सन फॉर द लाइब्रेरी। भाई पहला तो आ गया रिक्रूटिंग, रिक्रूट करना। रिक्रूट करने का मतलब होता है कि ज्वाइन करवाना किसी को, तो रिक्रूट करना है ना, स्टाफ को रिक्रूट करना कि भाई मैं आपको आज से ना असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पे रिक्रूट, या रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो उसको भी अपन रिक्रूटमेंट बोलते हैं कि नई रिक्रूटमेंट आई है। तो रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग करवाना उनकी, और डेवलपिंग द राइट पर्सनल फॉर द लाइब्रेरी। भाई जो पर्सन है ना, राइट पर्सन, उसको डेवलप करना लाइब्रेरी के लिए। इट इंश्योर दैट एवरी जॉब पोजीशन इज फिल्ड बाय द कॉम्पिटेंस पर्सन। भाई जो कॉम्पिटेंट पर्सन है ना, जिसको जिसकी दक्षता है, उस दक्षता के हिसाब से उसकी पोस्ट को देना। इन अ लाइब्रेरी इट मीन्स हायरिंग क्वालिफाइड लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट एंड सपोर्ट स्टाफ। भाई लाइब्रेरी में इसका क्या मतलब है? स्टाफिंग का मतलब हो गया सीधा कि क्वालिफाइड स्टाफ को और हायर करना। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है यही। इसमें काम आता है पहला तो भाई उनको सिलेक्ट करना, है ना, उनको रिक्रूट करवाना, ट्रेनिंग करवाना, उनको डेवलप करना, ये सारे काम आते हैं स्टाफिंग के अंदर। फिर चलते हैं अपन निर्देशन। भाई नियुक्तिकरण तो आपने देख लिया, अब देखते हैं निर्देशन। निर्देशन में क्या आता है? डायरेक्टिंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग। देखो, डायरेक्टिव इज द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ गाइडिंग, सुपरविजन, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाफ टू अचीव लाइब्रेरी गोल्स। भाई अगर आपने ज्वाइन करवा दिया ना, पहले तो आपने नियुक्तिकरण करवाया, फिर उसके बाद उनको निर्देश दे रहे हो कि आपके निर्देश, आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। उनको मोटिवेट कर रहे हो कि लाइब्रेरी के लिए, लोगों के लिए ऐसा ऐसा काम करो, अच्छा काम करो, उनको गाइड करना। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप टू दी अनश्योर लाइब्रेरी स्टाफ वर्क एफिशिएंटली टुवर्ड्स द लाइब्रेरी मिशन। भाई जो लाइब्रेरी का मिशन क्या है? लाइब्रेरी का मिशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर को बुक पहुंचाए। तो ऐसे मिशन को लेके स्टाफ को मोटिवेट करना और उनको एक लीडरशिप प्रोवाइड करके अच्छे से उनसे काम करवाना, ये हो गया निर्देशन का कार्य। और नियुक्तिकरण में नियुक्ति करते हैं उनकी। तो ये आपको अच्छे से समझ आ ही गया। फिर चलते हैं अपन सेक्शन बी के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है न्यूमरेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की ना क्या क्या प्रबंधन की विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताओ आप। तो प्रबंधन आपने अभी पहले देखा था, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि जो प्रबंधन वाली डेफिनेशन अपन ने देखी थी वो किसने दी थी, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। पिछली वाली वीडियो में दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही होगा शायद, वो देख के आपको नाम बताना है कमेंट करके। फिर न्यूमरेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, कि एक है ना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपका ये लक्ष्य है मैनेजमेंट। आपको है ना यूज़र सेटिस्फेक्शन है, जैसे एग्जांपल कि भाई यूज़र जो भी आ रहा है पढ़ने के लिए, उसकी संतुष्टि हो जानी चाहिए अच्छे से। तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल की तरफ अपन काम करते हैं, ऐसे मैनेजमेंट का एक विशेषता है। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ ऑन गोइंग एक्टिविटी, नॉट एट वंस टाइम एक्ट। भाई एक टाइम पे एक बार करने वाला एक्ट नहीं है, कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये हमेशा चलती रहती है। फिर यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब होता है अप्लीकेबल टू और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग लाइब्रेरी। भाई मैनेजमेंट की जो चीज़ है ना, वो हर एक विभाग में काम करता है, हर एक जगह मैनेजमेंट काम आता है। चाहे आप छोटे से छोटे लेके स्कूल ले लो, चाहे लाइब्रेरी ले लो, चाहे आप है ना पूरा देश का कोई मैनेजमेंट का ले लो, कोई कंपनी ले लो, या फिर घर का भी लोगे ना, तो आपको है ना मैनेज करते हैं जो घर पे अपने पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो मैनेज करते हैं घर की चीज़ें, या बच्चों को भी मैनेज करते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया यूनिवर्सल एक एक्टिविटी है, ये हर जगह होती है, हर जगह।
कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ मैनेजमेंट नहीं है, हर जगह मैनेजमेंट है। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है इसमें एक से ज़्यादा विषयों की बात होती है, जैसे साइकोलॉजिकल और जो सोशोलॉजिकल, जो भी इकोनॉमिकल, जितने भी सारे अलग अलग सब्जेक्ट है ना, उनको सबको लेके फिर इसके बारे में मल्टी डिसिप्लिनरी बात होती है। मतलब एक नज़रिए से नहीं है कि आपको सिर्फ एक चीज़ आती है तो आप मैनेजमेंट कर सकते हो, नहीं, आपको बहुत सारे फील्ड का या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए, किसी काम को करवाने के लिए। फिर है ग्रुप एक्टिविटी। भाई एक ग्रुप एक्टिविटी है, फोकस ऑन द टीम वर्क रादर देन इंडिविजुअल एफर्ट। भाई अकेले को काम करने से ज़्यादा ये टीम के कार्य पर केंद्रित है। ठीक है, ये हो गया मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं। हिंदी में देखने के लिए आप हिंदी में भी नीचे देख सकते हैं। बाकी जो ये पीडीएफ है ये आपको नीचे कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव का एक पॉपअप खोलेगा, शायद उसमें ईमेल वगैरह आपकी मांग सकता है। वो गूगल ड्राइव खोलने के लिए फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पूरा पीडीएफ दिख जाएगी और डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, बाद में आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हो। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कंसिडरेशन बिफोर परचेजिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इन लाइब्रेरी। भाई क्या क्या ध्यान रखना चाहिए लाइब्रेरी में, जो भी इक्विपमेंट या फर्नीचर खरीद रहे हैं उससे पहले अपन क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो पहली बात तो स्टैंडर्डाइजेशन। भाई ऐसा फर्नीचर, ऐसी चीज़ें खरीदो जो एक स्टैंडर्ड हाइट है ना, हाइट फॉर रीडिंग टेबल्स, फॉर यूनिफॉर्मिटी। मतलब 6 फुट 2 इंच का भी इंसान आ रहा है, वो बैठ के वहाँ पे आराम से पढ़ सकता है। कोई 5 फुट का इंसान है वो भी बैठ के पढ़ सकता है, बच्चे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ऐसी एक डायमेंशन या उसके ना जो आकार होता है उसकी यूज़ किया जाए, जिससे वो सबके लिए ही स्टैंडर्ड हो, एक कि भाई आम जो भारतीय नागरिक है वो वहाँ पे जाके बैठ सके। फिर ड्यूरेबिलिटी। भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कि उसका टिकाऊपन है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि पब्लिक हैवी यूज़ करे तो भी वो टूटे नहीं। तो एक बार चीज़ लाओ पर अच्छी लाओ, सस्ती के चक्कर में नहीं, एक बार लाओ पर अच्छी लाओ, वो वाली बात है ये। फिर है अर्गोनोमिक एंड कंफर्ट। भाई अर्गोनोमिक का मतलब क्या होता है, आरामदायक। भाई आरामदायक और कंफर्ट वाली है ना चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, चेयर एंड टेबल मस्ट बी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग रीडिंग आवर्स। भाई कोई लंबा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए आरामदायक कुर्सी है ना वो होनी चाहिए। फिर है इकोनॉमी। भाई ऐसा भी नहीं कि पर सारी आरामदायक भी चीज़ देख रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी भी देख रहे हैं और पैसे की तरफ बिल्कुल ना देखें। तो जितना बजट अवेलेबल है उसके हिसाब से बेस्ट चॉइस अपने को लेनी चाहिए। फिर है एस्थेटिक्स। भाई एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, लुक प्लीजिंग एंड मैच द लाइब्रेरी इंटीरियर। भाई एस्थेटिक लुक होना चाहिए उसका, कि दिखने में भी अच्छी लगे, कि लाइब्रेरी का जो टेबल कुर्सी का जो कलर है या फिर जो और इक्विपमेंट अगर आप कोई ला रहे हो तो उसका लाइब्रेरी के इंटीरियर से कलर मैच होता हो। ऐसे ही एस्थेटिक जो तरीके हैं ना वो भी यूज़ होना चाहिए, सौंदर्य के अंदर भी अच्छा काम होना चाहिए। हिंदी में भी लिखा है, देख सकते हो आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ बुक सिलेक्शन। भाई बुक सिलेक्शन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस किस चीज़ को ध्यान में रख के किताबों को सेलेक्ट किया जाना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। पहला यूज़र की डिमांड। भाई सबसे प्राइमरी फोकस है ना वो यूज़र की डिमांड पे होना चाहिए, कि भाई यूज़र है ना जो पाठक है वो चाहता क्या है। हाँ, उपयोगिता के आधार पर मतलब जो उपयोग करने वाला है उसी से पूछ लें भाई आपकी क्या क्या मांग है, आपको क्या चाहिए। दूसरा है बजट। भाई जितना बजट अवेलेबल हो ना, जितने फंड अपने पास पैसे हों उसके हिसाब से बुकों को सिलेक्ट किया जाए। फिर तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी, एन एकेडमिक लाइब्रेरी सेलेक्ट टेक्स्ट बुक, पब्लिक लाइब्रेरी सेलेक्ट फ्रिक्शनल एंड जनरल इंटरेस्ट। भाई जो एकेडमिक लाइब्रेरी है ना, जैसे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, वो क्या करती हैं, टेक्स्ट बुक लाती हैं, जो अलग अलग पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल है वो सिलेक्ट करती हैं। या जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो क्या करती है कि इन जनरल जो इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं ना उनको सेलेक्ट करती है। फिर चलते हैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट। भाई अच्छी है ना अथॉरिटी, अच्छा ऑथर की लिखी हुई बढ़िया बुक, क्वालिटी वाली कंटेंट वाली किताब को ही सिलेक्ट करना है। फिर है फिजिकल फॉर्मेट। भाई एक पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग कैसी है, प्रिंट क्लियरिटी कैसी है, उन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है बुक सेलेक्ट करते हुए। ठीक है, बुक सिलेक्शन के बारे में होगी बात डन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया डन। फिर चलते हैं 6 पे। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन द नीड एंड ऑब्जेक्टिव इन लाइब्रेरी। भाई जो सांख्यिकी है ना उसकी परिभाषा बताइए। भाई सांख्यिकी क्या होता है, डेटा होता है ना, डेटा, उसके अंदर सांख्यिकी काम आता है। अब देख लो, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा। भाई
जो भी 1 2 3 4 जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है ना, या फिर कोई एक लिस्ट दे रखी है, या फिर कोई आपके पास सीट है, उसमें एक न्यूमेरिकल डेटा लिखा है, उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना या प्रेजेंट करना, ये सारे काम आते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है देखो, लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग देख लो, प्लानिंग आ गया कि भाई हेल्प इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर नीड। जैसे अभी आपके पास, फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, प्लानिंग में कैसे काम आएगा कि अभी आपके पास 400 सीट है या 400 कैपेसिटी है बैठने की, बच्चे आते हैं रोज़ाना लाइब्रेरी के अंदर 300, पिछले महीने बच्चे आते थे 270, उससे पहले आते थे 250। तो आपको पता है हर महीने 20 30 बच्चे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो ये 300 बच्चे आते हैं, ये 400 बच्चे फिल होने में 5 या 6 दिन लगेंगे, या फिर 5 या 6 महीने लगेंगे, सॉरी, 5 या 6 महीनों में 400 की 400 फीट सीट फुल हो जाएंगी। तो आप 5 महीने के आगे की प्लानिंग कर सकते हो कि आगे अब कैसे जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 400 से 500 करनी है, 600 करनी है, बढ़ानी कैसे है उसको। तो उसमें काम आता है जो स्टैटिकल डेटा होता है, पीछे वाला डेटा देख के अपन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। फिर रिपोर्टिंग एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एनुअल रिपोर्ट। भाई जो एनुअल रिपोर्ट देते हैं अथॉरिटी को, जो अधिकारी या जो विभाग है उनको अपन एनुअल रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें भी डेटा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक हैं, कितनी किताबें आपने इस साल खरीदी। तो वो एक डेटा होता है कि इस साल मैंने 200 किताबें खरीदी, या मेरे पास टोटल किताब 4000 हैं या 5000 हैं। तो ये सारा डेटा होता है। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, भाई जो मूल्यांकन होता है ना, मूल्यांकन भी इसी से होता है कि हेल्प करता है मेजरिंग लाइब्रेरी बीइंग एक्टिवली, एग्जांपल डेली बुक इशू नंबर, कि इससे ना मूल्यांकन भी अच्छे से होता है कि आपकी लाइब्रेरी उसमें डेली जो इशू हो रही है बुक, उनका नंबर है 30 40। तो उससे मूल्यांकन अच्छे से होता है कि अ, रोज़ाना 30 40 बुक अभी दी जा रही हैं, और पहले थोड़े दिन पहले ये नंबर था 50 60। तो पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, या कोई है ना जो सर्विस है उसके अंदर कोई लॉस हुआ है, या फिर कोई ऐसी दिक्कत आई है जिससे यूज़र घटे हैं रोज़ाना बुक लेने वाले। तो ये भी हो गया। फिर बजट जस्टिफिकेशन, भी डेटा प्रोवाइड नीड एंड मोर फंड। डेटा ये भी बताता है कि बजट क्या है, क्या ज़्यादा बजट चाहिए, कम बजट चाहिए। मतलब जो भी डेटा से रिलेटेड कोई भी काम होता है ना, वो सारा स्टैटिकल काम होता है सारा का सारा। ठीक है, तो ये हर जगह काम आता है। अच्छे से इसको आप याद करके जाओगे पेपर के अंदर। डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। भाई लाइब्रेरी कमेटी की क्या पावर है, क्या फंक्शन है, वो देखो। यही क्वेश्चन है ना? नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ दिया अपन ने। हाँ, ये रहा 7th क्वेश्चन करना है अपने को। व्हाट इज़ बजट। भाई बजट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, बजट के बारे में बताओ। बजट के बारे में तो अपन ने डिस्कस भी किया था पिछले पेपर में। किसी ने अगर पिछला पेपर अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखें। ये 2 पेपर आप देख के जाओ, थोड़े बहुत और क्वेश्चन विश्चन इधर उधर से पेपर मिले तो वो उसके क्वेश्चन विश्चन पढ़ के जाओ। पीछे के 2 साल के कोटा की वेबसाइट पे जाके और पेपर निकाल लेना। मैंने जून 25 वाला और जून 24 का करवा दिया है। उससे पुराने दिसंबर जो 24 का, दिसंबर 24 का तो नहीं है वेबसाइट पे, उससे पहले का दिसंबर 23 का पेपर है या 22 का जो पेपर है, उसको डाउनलोड करके एक बार देखना कि जो अपन ने क्वेश्चन किए क्या वही क्वेश्चन है। जो कोई क्वेश्चन अलग है उसको तो आप कर लेना वापस से, पढ़ लेना कहीं से। और जो क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, तो उसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर आप वीडियो का ही रिवीजन कर लेना 1 2 बार, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर है व्हाट इज़ बजट। भाई बजट क्या होता है। बजट एक है ना, एक बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान होता है दैट एस्टिमेट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। भाई एक एक है ना, एक डिफाइंड पीरियड के अंदर, 1 साल के अंदर कितनी तो अपनी कमाई है और क्या अपन खर्च करने वाले हैं, इसका एक एस्टीमेट होता है, इसका एक आंकड़ा होता है कि मेरे इस साल की कमाई होगी 12 लाख रुपए। मैंने ऐसे एग्जांपल लिया कि 12 लाख रुपए कमाई होगी और उसमें से मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे खर्च करूँगा पैसे। तो ये होता है एक बजट। फिर आते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई उसकी विशेषता क्या क्या है। फोरकास्टिंग, भाई इट इज़ एस्टिमेट इन फ्यूचर नॉट जस्ट द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। भाई इसमें पास्ट का रिकॉर्ड तो होता है कि पिछली साल मेरे पास इतना बजट था और मैंने ये खर्च किया, पर ये फ्यूचर भी प्रोडिक्ट करता है कि आपके पास पिछली साल इतना था, आपने ऐसे ऐसे खर्च किया, तो इस साल आप क्या खर्च करना चाहोगे और आपके पास इतना बजट है। ठीक है। फिर है टाइम बाउंडेड। भाई ये एक टाइम बाउंडेड भी होता है कि प्रिपेयर फॉर फिक्स टाइम। भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, वैसे ही एक है ना फिक्स्ड जो टाइम होता है उसके लिए तैयार किया जाता है। फिर है बैलेंस।
भाई आइडेंटिफाई द इनकम शुड बी मैच द एक्सपेंडिचर। भाई जो खर्चा है ना वो अपनी बचत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी भी ध्यान रखी जाती है, बैलेंस में लेके इसको काम में लिया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव है इसमें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कंट्रोल द फाइनेंस एंड प्रिवेंट द ओवर स्पेंडिंग। भाई ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उससे बचाना, और है ना फाइनेंस को कंट्रोल करना कि जो अपन पैसे खर्च कर रहे हैं उसको एक है ना उसका अच्छे से कंट्रोल्ड वे में काम में लेना। टू लोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली मोर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बुक जनरल और सैलरीज। भाई जो रिसोर्स अपने पास जो पैसे आ रहे हैं उनको अलग अलग जगह अच्छे से बांटना, कि ये भाई जो लाइब्रेरी के अंदर जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं उसकी सैलरी हो गई, उसके बाद में जो बुक होगी, अभी अपने को नई बुक लानी है, नए जनरल लाने हैं तो वो हो गए। ये आपके लिखा है हिंदी के अंदर, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। जो लाइब्रेरी कमेटी है ना उसकी क्या पावर है, क्या उसके कार्य हैं, वो बताइए आप, क्या शक्तियाँ हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई लाइब्रेरी जो कमेटी होती है उसका क्या क्या कार्य हैं और क्या काम। देखो पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिस्क्राइब द रूल फॉर लाइब्रेरी यूज़ लोन और फाइनेंस। भाई रूल बनाती है ये, सीधा काम तो लाइब्रेरी की कमेटी है ना। कमेटी क्या होती है? एक कोई भी 5-10 मेंबर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, वो कमेटी के हेड होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, और वो मिलके जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए डिसीजन लेते हैं, कुछ कुछ है ना ऐसे कुछ फैसले लेते हैं जो जिससे उनका भला हो सके। पहला तो भाई सारे रूल डिसाइड करती है कि लाइब्रेरी कब खुलेगी कब बंद होगी, है ना, लाइब्रेरी के क्या कितने कितने टाइम से कैसे कैसे इंटरवल, लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ कब खाना खाएगा, या फिर कब है ना लोन के लिए क्या होता है, या लाइब्रेरी के अंदर जो अपन उसकी मेंबरशिप लेते हैं उसकी क्या फ़ीस होनी चाहिए, ये सारी करती है। फिर है बजट अप्रूवल। भाई लाइब्रेरी कमेटी बजट भी अप्रूवल करती है, पिछले साल को बजट को देखते हुए कि इस साल का ये बजट रखना चाहिए, ये लाइब्रेरियन को देना चाहिए बजट, तो बजट का अप्रूवल भी कमेटी करती है। फिर स्टाफ को सिलेक्शन, भाई जो स्टाफ आ रहे हैं ना हायरिंग करना, सीनियर लाइब्रेरी स्टाफ है ना उसको, वो क्या करता है लाइब्रेरी की कमेटी है ना उनको हायर करते हैं, उनको उनका इंटरव्यू वगैरह सब लाइब्रेरी कमेटी लेती है। फिर आता है सुपरविज़न। भाई सुपरविज़न में क्या होता है कि ओवरसी द जनरल फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। भाई इनका काम होता है कि लाइब्रेरी को डेवलप किया जाए और उसकी जो सारी की सारी कार्य है ना प्रणाली है उस पर ध्यान रखा जाए। फिर आता है लिएसन, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन लाइब्रेरी एंड द लाइब्रेरी अथॉरिटी मैनेजमेंट। भाई लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन एंड जो लाइब्रेरी कमेटी या जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है, एक संपर्क का ना, लाइब्रेरियन और प्रबंधक के बीच में एक पुल के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये हो गया हिंदी के अंदर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस। भाई लाइब्रेरी फाइनेंस की है ना मुख्य विशेषताएं बताएं, पुस्तकालय वित्त की प्रमुख विशेषताएं वो बताइए। पहला तो नॉन प्रॉफिटेबल नेचर होना चाहिए। कैसा? नॉन प्रॉफिटेबल। लाइब्रेरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रॉफिट कमाए और पैसे बचाए या प्रॉफिट कमा के लाइब्रेरी ने अपने जेब में डाले। ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो क्या होती है, फ्री होती है। नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए एक टाइप से, जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं उतने आपने खर्च कर दिए, खुद आपने जो पैसे आए हैं उनको जेब में नहीं डाल रहा, ऐसा। दूसरा है रिकरिंग ग्रांट्स। भाई लाइब्रेरी रिलाई ऑन रेगुलर रिकरिंग ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन। भाई रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार जो आवर्तन होता है ना, बार बार होने वाली चीज़, तो वैसे ही बार बार उन्हें पैसा मिलना, ग्रांट होना चाहिए कि हर महीने या हर महीने उनका है ना पर्टिकुलर बजट आता है गवर्नमेंट से, तो ऐसा एक है ना उनके पास बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए लाइब्रेरी फाइनेंस के लिए। फिर स्पेंडिंग ओरिएंटेशन, स्पेंडिंग ओरिएंटेड, द गोल इज़ टू स्पेंड फंड वाइजली टू मैक्सिमाइज सर्विस नॉट टू सेव मनी। भाई ऐसा काम होना चाहिए जिससे जो सर्विस है ना उसके अंदर कुछ सुधार आए, न कि पैसे बचाने के ऊपर सोचना चाहिए हमेशा। फिर है पब्लिक फंडिंग। भाई पब्लिक लाइब्रेरीज आर फंडेड बाय पब्लिक टैक्सेस और सेस। जैसे लाइब्रेरी पब्लिक जो लाइब्रेरी सेस होता है ना वो भी इसके अंदर पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर बहुत काम आता है। तो लाइब्रेरी फाइनेंस की ये होगी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर चलते हैं सेक्शन सी के ऊपर, पेपर में दिखा देता हूँ आपको मैं। अ, देखो ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया, फंक्शन लाइब्रेरी कमेटी का क्या क्या कार्य है। फिर मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस है उसका देख लिया अपन ने। फिर सेक्शन सी पे चलते हैं, दो क्वेश्चन करने हैं चार में से आपको,
उसमें से पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेशन रजिस्टर एंड डिस्कस द कॉलम्स एंड देयर यूटिलिटी। भाई जो एक्सेशन रजिस्टर होता है ना, जिसमें बुक आती है, एंट्री होती है सबसे पहले, बुक जो अपन लेते हैं सबसे पहले उसी में एंट्री होती है, किसमें, एक्सेशन रजिस्टर में। उसके कार्य बताओ भाई, उसमें कौन से कॉलम होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं वो बताओ। तो ये एक जैसे रजिस्टर होता है, जैसे स्कूल के अंदर एडमिशन वाला रजिस्टर होता है ना, वैसे ही ये रजिस्टर होता है। एडमिशन रजिस्टर में क्या लिखते हैं, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट लिखते हैं, फिर इस तारीख को ये आया, इसने एडमिशन तब लिया। वैसे ही ये एक्सेशन रजिस्टर बुकों के लिए होता है, कि बुक का लिखना कि ये बुक का नाम, ये इसका ऑथर है, ये इसका टाइटल है, और ये तब आई थी, इतने रुपए की थी, ऐसे ऐसे इसमें कॉलम होते हैं। अब देख लो, एक्सेशन रजिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड इन लाइब्रेरी। इट इज़ द परमानेंट रिकॉर्ड फॉर ऑल रीडिंग मटेरियल एडेड टू द लाइब्रेरी कलेक्शन। भाई कैटलॉग वगैरह ना वो तो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, अपडेट भी होते रहते हैं, पर जो ये एक्सेशन रजिस्टर है ना, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। परिग्रहण जिसको पंजिका बोलते हैं अपन, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है, और ये हर एक जो लाइब्रेरी के अंदर बुक, किताब या कोई भी रिकॉर्ड आया है, उसका होता ही होता है। ठीक है, फिर चलते हैं इंपॉर्टेंस। भाई परमानेंट रिकॉर्ड होता है, पहली बात तो ये कि भाई ऑफिशियल इन्वेंट्री होती है, सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि कौन सी बुक लाइब्रेरी में है, कब आई थी, कैसे क्या सिस्टम है, कितने पैसे की थी। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, भाई बुकों को ऐसे अरेंज किया जाता है कि जिसमें फॉर्मेट होता है कि जो सबसे पहले बुक आएगी वो पहले लिखी जाएगी, दूसरी आएगी वो बाद में लिखी जाएगी। तो एक क्रोनोलॉजिकल वे में ना सारी एक बुकों का अरेंजमेंट भी होता है इसमें। फिर है स्टॉक वेरिफिकेशन। भैया जब अपन चेक करते हैं ना कि कौन सी बुक गुम गई, तो उसके अंदर भी इसका कार्य बहुत मेन होता है, जिसमें अपन जाके रजिस्टर में देख सकते हैं कि अभी तक अपने पास जो टोटल किताबें आई हैं वो हैं 4,000, और यहाँ पे जो लाइब्रेरी के अंदर जो प्रेजेंट किताब है वो तो है 3,500 ही। तो 500 किताब कहाँ गई, बोल 500 किताब तो बच्चों को दी हुई है। तो ऐसे पता चल जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर है वैल्यू कैलकुलेशन। भाई इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द लाइब्रेरी एसेट। भाई लाइब्रेरी के क्या क्या है ना, उसके पास चीज़ें हैं, उनकी टोटल वैल्यू क्या है, उसको भी पता लगाने में कार्यगर होता है। अब इसके देख लेते हैं कुछ कुछ जो कॉलम होते हैं वो, कि भाई जो जितने भी कॉलम होते हैं ना, कॉलम किसको बोलते हैं, ये होते हैं ना जो ये, इनको बोलते हैं कॉलम। ऐसे 1 2 3 ये कॉलम हो गए। रो किसको बोलते हैं, रो होती है ये जो खड़ी होती है ना, ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो। कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इसके कॉलम के बारे में देखते हैं। मेनली जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें 14 कॉलम होते हैं। जो स्टैंडर्ड जो माना है कि उसमें 14 कॉलम होते हैं। कौन से होते हैं भाई, पहले पहले बहुत तो डेट ऑफ एंट्री लिखी जाती है, दूसरे में एक्सेशन नंबर लिखा जाता है। भाई एक्सेशन नंबर क्या है उसका, एवरी बुक का सबका यूनिक एक सीरियल नंबर दिया जाता है, और ये जनरली जो बुक जितने नंबर पे आई है ना, उसको वही नंबर दिया जाता है। जैसे 4,000 बुक अभी लाइब्रेरी में, तो 4,000 तक एक्सेशन नंबर होगा। फिर जैसे 4,001 भी बुक आई तो 4,001 दिया जाएगा उसको। तो ये दिया जाता है। फिर है नेम ऑफ ऑथर, भाई ऑथर का नाम लिखा जाता है। फिर टाइटल टाइटल लिखा जाता है। फिर एडिशन लिखा जाता है, भाई उसका कौन सा एडिशन है। फिर प्लेस और पब्लिकेशन लिखा जाता है, भाई कहाँ से पब्लिश हुई है, कौन सी प्लेस थी उसकी, ईयर, कौन से साल में पब्लिश हुई है। पेज नंबर, कितने पेज हैं उसके अंदर, वॉल्यूम या पार्ट, कोई वॉल्यूम अगर पार्ट है ना, किसकी पार्ट 1 पार्ट 2 है, इसकी 3 वॉल्यूम है तो वो लिखी जाती है। फिर सोर्स, भी वेंडर और डोनेटर कौन है, सोर्स क्या है, क्या लाइब्रेरी ने खुद ने खरीदी कहीं से, या फिर किसी ने डोनेट की, तो उसका नाम लिखा जाता है। फिर लिखा जाता है कॉस्ट एंड प्राइस, भाई इसकी क्या कॉस्ट रही, क्या प्राइस रही, डोनेट की गई तो फ्री होगी। फिर है क्लास नंबर, भाई क्लास नंबर दिया जाता है जो क्लासिफिकेशन कोड से, वो क्लास नंबर भी लिखा जाता है। फिर बुक नंबर लिखा जाता है, जो ऑथर का कोड होता है पर्टिकुलर। मैंने आपको बुक नंबर क्लास नंबर में क्या फ़र्क है, तीनों से क्या होता है, वो भी आपको समझाया हुआ है। आप BLI 02 की जो वीडियो उसमें जाके देख सकते हो। फिर है रिमार्क, लास्ट 14 सेक्शन है रिमार्क। कोई अगर कुछ ना रिमार्क देना है इसमें के बारे में कि ये लॉस्ट हो गई या रीबाउंड की गई है, दोबारा इसकी बाउंडिंग की गई है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया सारा रिकॉर्ड लाइब्रेरी का। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्सेशन रजिस्टर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, ये रहा, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। भाई ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, भाई लाइब्रेरी कमेटी के क्या क्या कार्य हैं। भाई डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। अब देखो मैं आपको जो आगे वाला है ना, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लाइब्रेरी कमेटी, ये करवा देता हूँ। पहले वाला तो अपन ने बी सेक्शन के अंदर देख ही लिया कि भाई लाइब्रेरी कमेटी की क्या क्या कार्य हैं। ये देखो भाई, लाइब्रेरी कमेटी क्या क्या कार्य, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो।
वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं ना, मैनेजमेंट करते हैं लाइब्रेरी का, बताते हैं कि भी कौन सा क्या करना है, कैसे करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योर, जो फंड के लिए अथॉरिटी होती है उसके लिए, पब्लिक रिलेशन, भाई ये यूज़र और जो लाइब्रेरी उसके बीच में एक रिलेशन भी बिल्ड करते, ये सारी चीज़ें अपन तो देख चुके हैं। अभी देखते हैं अपन टाइप ऑफ कमिटी, भाई कितनी कितनी टाइप की क्या क्या कमेटी होती है। तो पहली है स्टैट्यूटरी कमेटी, जिसको बोलते हैं वैधानिक समिति। इसमें एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो कोई भी नियम होता है ना उसके अंतर्गत कोई कमेटी को बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं वैधानिक कमेटी। ठीक है, जो एक विधान है ना, एक वैधानिक तरीके से बनाई जाती है। इट्स पावर एंड डिफाइंड बाय लॉ एंड वेरी पावरफुल, भाई ये बहुत पावरफुल होती है और कानून कायदे के हिसाब से इसे पावर मिली होती है। ठीक है, फिर चलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। भाई एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है ना जो, ये स्टैट्यूटरी होगी आपकी, फिर आगे एग्जीक्यूटिव कमेटी। भाई कार्यकारी समिति, इट हैज़ पावरफुल टू मैनेज द लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी को मैनेज करने में पावरफुल होती है। इट डिसाइड एवरीथिंग एंड द लाइब्रेरी एक्सक्यूट्स इट, भाई लाइब्रेरी इसके सारे कार्य मानता है और ये है ना लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए कार्यकारी, कार्यकारी जो नाम आ रहा है उसी से अपन समझ सकते हैं भी कार्य करवाता है। फिर है एडवाइजरी कमेटी, भाई सलाहकार समिति, भाई जो सलाह देती है, मोस्ट कॉमन होती है एकेडमिक लाइब्रेरी में, जो सलाह देती है कि कैसे कौन सी बुक लेनी चाहिए या क्या क्या उसको करना चाहिए, ये लाइब्रेरी को सलाह देती है। अगर लाइब्रेरियन चाहे तो मान सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मान सकता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आती है एडहोक कमेटी। एडहोक कमेटी क्या होती है? तदर्थ समिति, जो थोड़े टाइम के लिए रखी जाती है, भाई टेम्पररी पर्पस होता है कि लाइब्रेरी कमेटी टू सिलेक्ट फर्नीचर और इन्वेंट्री, इन्वेस्टिगेशन है थेफ्ट, भाई एक है ना कोई कुछ समय के लिए रखी जाने वाली कमेटी। जैसे कि लाइब्रेरी में अचानक 100 बुकों की चोरी हो गई, उसके लिए कमेटी बनाई और रखा कि भाई आप है ना चोर को फाइंड कीजिए, किस किसने यह बुक चोरी की है और चोर है उनको पता लगाइए। तो कुछ टाइम के लिए वो रखी जाती है, चोरों का पता चला, कमेटी को क्या कर दिया जाता है, रिजोल्व कर दिया जाता है कि आपकी कार्य पूरा हो गया, कमेटी को कर दो बंद, ऐसे। फिर है सेल्फ प्रिपरेटरी कमेटी, मेंबर्स नॉमिनेट देयर ओन सक्सेसर। जैसे कुछ होती है ना, रेयर इन इंडिया, बहुत कम होती है इंडिया में, कि एक कमेटी चलती आ रही है बहुत ही पुराने टाइम से, उसमें जो मेंबर होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं आगे आने वाले मेंबर को, और ये कुछ है ना हर चीज़ों पे सलाह देती है और हमेशा ये एक सलाहकार के रूप में काम करती हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी सारी की सारी कमेटी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि आपका है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन भी अपन ने जून 2024 में किया है, पर वापस बता दूंगा कि भी जो मैनेजमेंट है ना, जो प्रबंधन और प्रशासन में क्या फ़र्क है। प्रशासन तो कार्य को करवाता है, प्रबंधन भाई प्रबंध करता है, कार्य को करने के लिए प्रबंध करता है। अभी देख लेते हैं, जो प्रशासन होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो टॉप लेवल पे होता है, और जो प्रबंधन होता है वो मिडिल लेवल या लो लेवल पे होता है। जैसे जो प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन लोग होते हैं वो सारे ऊपर ही ऊपर बैठे होते हैं जो ऑर्डर देते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है ना वो मिडिल लेवल पे होता है, वो नीचे वाले लोगों से काम करवाता है या खुद करता है। फिर चलते हैं फंक्शन, भाई थिंकिंग का काम होता है इनका, सिर्फ सोचने का काम होता है प्रबंधन का। प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ सोचता है और मैनेजमेंट उसको करवाता है, करवाने का कार्य होता है। फिर रोल होता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेटिव, ठीक है, निर्णायक का कार्य होता है इनका। इनका होता है एग्जीक्यूटिव, कार्य, कार्य का काम होता है इनका, इनका काम करने का होता है, उनका सोचने का होता है। फिर मेन टास्क होता है फॉर्मुलेट पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, भाई पॉलिसी बनाना, कोई है ना ऑब्जेक्टिव बनाना, कोई गोल बनाना, कि जैसे लाइब्रेरी का इस साल का गोल है कि 500 यूज़र को लाइब्रेरी में बैठाया जाए, तो ये प्रशासन ने एक गोल बना दिया। अब काम किसका है? प्रबंधन का काम है इसको करने का। ठीक है, एग्जीक्यूट द पॉलिसी लेट डाउन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, भाई जो नीति है ना उनको लागू कराना। फिर है फाइनेंस एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप, भाई ये फाइनेंस पे काम करता है, जो एक्सटर्नल जो बाहरी रिलेशनशिप है ना उस पे काम करता है। ये रूटीन और ऑपरेशन पे, स्टाफ को सुपरविजन में काम करता है जो मैनेजमेंट है वो। फिर एग्जांपल हो गया वॉइस चांसलर ऑफ लाइब्रेरी कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी। और जैसे इसमें मैनेजमेंट में क्या हो गया, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या डिप्टी लाइब्रेरियन, तो ये मैनेजमेंट वाले हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो प्रबंधन है आपका, प्रशासन जो काम है, प्रशासन क्या करता है, व्हाट टू डू और व्हेन टू डू, क्या करना है कब करना है। और जो प्रबंधन होता है वो क्या बोलता है कि भाई हु विल डू एंड हाउ टू डू, कि किससे करवाना है और कैसे करवाना है। ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसी जो सॉल्यूशन है पेपर का उसमें लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन इन डिटेल। भाई जो मेंटेनेंस सेक्शन है ना
उसके अलग अलग कार्य बताओ। भाई मेंटेनेंस, नाम से ही पता चल रहा है मेंटेनेंस करना लाइब्रेरी की। भाई मेंटेनेंस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर, प्रिजर्वेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी कलेक्शन, ensuring द बुक्स आर फाइंडेबल एंड यूजेबल। भाई मेंटेनेंस जो सेक्शन होता है उसका ये काम होता है, जो लाइब्रेरी कलेक्शन जो बुक होते हैं उनको मेंटेन करना, जहाँ जो पहले पड़ी थी वहीं बुकों को वापस रखना, और जो कटी फटी हैं उनको ठीक करना, सारा मेंटेनेंस का काम होता है इनका। पहला आ गया सेल्फिंग का काम, पुस्तकों को रखना। भाई पुस्तकों को ना, किसी यूज़र ने बुक पढ़ी और टेबल पे रख के चला गया तो वापस उसकी उसी जगह पे रख देना कॉल नंबर के हिसाब से। दूसरा होता है सेल्फ रेक्टिफिकेशन। भाई रेगुलर चेकिंग टू इंश्योर बुक्स आर करेक्ट ऑर्डर और रीडिंग डुप्ली। भाई अगर डी प्लेस हो गई है ना बुक, किसी दूसरी जगह पे आ गई तो उनको वापस करेक्ट जगह पे रखना। तो ये काम होता है पहला, कि अगर जैसे नई बुक आई उनको भी करेक्ट जगह पे रखना, और यूज़र ने कोई छोड़ दिए तो उनको भी करेक्ट जगह पे रखना। फिर होते हैं डस्टिंग और क्लीनिंग। भाई डस्टिंग करना, साफ़ सफाई करना, बुकों को क्लीन करना, अच्छे से रखना उनको। फिर बाइंडिंग एंड मेंटेनिंग। भाई बाइंडिंग करना उनको, उनकी जो बाइंडिंग होती है, जैसे धागे लगा के अपन बाइंडिंग करते हैं ना कि बुक मजबूत हो जाती है, फिर वो फटती नहीं है, तो वो काम करना। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन। भाई जो स्टॉक है ना उसको भी वेरिफिकेशन करने में वो जो मेंटेनेंस सेक्शन है वो कार्य करता है। फिर रीडिंग, कि अगर जैसे कोई है ना आउटडेटेड या अनयूजुअल बुक है, जो अनयूज्ड बुक है, जैसे समसामयिक आती हैं, जैसे मान लो कि करंट अफेयर की बुक है 2022 की, अब पता है वो कोई काम की नहीं है तो उसे निकाल दो। फिर है प्रिजर्वेशन। भाई टेकिंग ऐसे मेजर्स, ऐसी चीज़ें लेना कि लाइब्रेरी के अंदर ज़्यादा उमस ना हो, उसमें कोई कीड़े ना आए, तो ऐसे ध्यान रखना। टेम्परेचर को कंट्रोल करना, पेस्टिसाइड को कंट्रोल करके लाइब्रेरी की किताबों को बचा के रखना। ये सारा कार्य हो गया मेंटेनेंस सेक्शन का। आपका पेपर जो आएगा कल होने वाला है, इजी आएगा पेपर, अच्छे से आप एग्ज़ाम देना। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो वो अब तो नहीं ला पाऊँगा मैं, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, तो आप इसको बार बार देख लेना। मैंने दो ही वीडियो डाले हैं सिर्फ, BLI 05 के ऊपर, एक जून 2024 का और एक जून 2025 का। दोनों वीडियो को दो तीन बार देख लेना, और पीछे वाले पेपर डाउनलोड कर लेना वेबसाइट पे जाके। अगर कोई क्वेश्चन नया आए तो उसको सिर्फ देख के चले जाना। मैं कह रहा हूँ आपके पूरे 65+ मार्क्स आ जाएंगे 70 में से। आप इतना कंटेंट भी अच्छे से करके जा सकते हो। जो चीज़ समझ में नहीं आए, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कर देना कमेंट, ठीक है? कमेंट कर देना, मैं आपका तभी क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। और कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।